नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या होती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग? जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल वो होता है विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिसिटी इनटू केमिकल एनर्जी, या इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज यूज टू डिराइव अ केमिकल रिएक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन। कि वो सेल्स जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके रिडॉक्स रिएक्शन या केमिकल रिएक्शंस करवा सकते हैं। पहले हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल देखा। हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल में पहले उसकी स्केचिंग देखी, फिर हमने डाउन सेल देखा, फिर नेल्सन सेल देखा। डाउन सेल इज यूज फॉर द कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ, यानी लार्ज स्केल पे सोडियम मेटल बनाने के लिए यूज होता है। नेल्सन सेल लार्ज प्रोडक्शन पे या लार्ज स्केल पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए यूज होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस एज अ बाय प्रोडक्ट बनती है। ये था नेल्सन सेल। नेल्सन सेल के बाद हमने देखा इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, कि हम इसके ज़रिए रिफाइन भी कर सकते हैं किसी भी मेटल को, कॉपर जैसे मेटल को, कि वो प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। हम उसकी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करवा के, इलेक्ट्रोलाइसिस करा के कॉपर को प्योर 99.5% प्योर कॉपर ऑब्टेन कर लेते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोप्लेटिंग। दिस इज आल्सो इन परफॉर्म्ड इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल की एग्जांपल है, मतलब डाउन सेल नेल्सन सेल्स तो है ही है। आगे उन्होंने इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का बताया कि वो भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होता है या इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के थ्रू होती है रिफाइनिंग भी। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स के थ्रू या इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू होती है ना। इलेक्ट्रोलिटिक सेल यूज टू डिपोज। व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग? वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल जिसको हम डिपॉजिट करते हैं एक मेटल को दूसरे मेटल पे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यानी कि वो प्रोसेस जिसके अंदर इलेक्ट्रोलिटिक सेल को यूज करते हुए एक मेटल को दूसरे मेटल पे डिपॉजिट करते हैं, यानी एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग करते हैं। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, प्रोसीजर ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसीजर क्या है? आपको पता है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल कंसिस्ट करता है दो इलेक्ट्रोड्स पे, कैथोड और एनोड। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में हमने ये देखा कि इम्प्योर मेटल एनोड पे था और प्योर मेटल कैथोड पे था। मतलब फिर वो इम्प्योर मेटल उसकी ऑक्सीडेशन होने के बाद वो कैथोड पे गया और वहां उसकी रिडक्शन हो गई और हमें प्योर मेटल या 99.5% मेटल ऑब्टेन हो गया। लेकिन अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसीजर क्या है? कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कि वो मेटल जिसको आपने इलेक्ट्रोप्लेट करना है, यानी जिसकी आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करानी है, उसको आप यूज करोगे एज अ कैथोड, यानी उसको आप कैथोड पे रखोगे। यानी कि जैसे कि हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करा रहे हैं स्टील की, कि स्टील के ऊपर हम किसी भी और मेटल की प्लेटिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? स्टील को कैथोड पे रखेंगे, मतलब स्टील कैथोड पे होगा। और जिससे हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, यानी जिस मेटल की हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, उसको हम अनोड पे रखेंगे। तो ये होता है इसका प्रोसीजर। कि एन ऑब्जेक्ट कैन बी, प्रोसीजर ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाली हेडिंग देखें कि एन ऑब्जेक्ट कैन बी इलेक्ट्रोप्लेटेड बाय मेकिंग इट कैथोड। कि वो मेटल जिसकी आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करानी है उसको कैथोड पे रखेंगे इन एन इलेक्ट्रोलिटिक टैंक। मतलब उस इलेक्ट्रोलिटिक टैंक या वेसल या जो भी होगा उसके अंदर हमने जिसकी हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करानी है उसे हम कैथोड पे रखेंगे, कंटेनिंग आयंस ऑफ द प्लेटिंग मेटल। और प्लेटिंग मेटल के आयंस रखते हुए द प्लेटिंग मेटल मेड एनोड। और जिसकी हमने प्लेटिंग करवानी है, मतलब जिसकी कोटिंग करवानी है, चाहे वो जिंक है, चाहे वो टिन है, चाहे वो प्लाटिनम है, उसको हम एनोड पे रखेंगे। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द इलेक्ट्रोलिटिक टैंक, जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी पास की उस इलेक्ट्रोलिटिक टैंक से, अ थिन लेयर ऑफ एनोड मेटल इज डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट। कि वो जो एनोड मेटल है, मतलब जो भी आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेटल है जिसको आपने इलेक्ट्रोप्लेट कराना है, दूसरे मेटल के ऊपर डिपोज कराना है, वो जाके कैथोड की सरफेस पे या कैथोड पे जो भी मेटल है जैसे स्टील, उसके ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब कंडीशन फॉर गुड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कि आप अच्छी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे करा सकते हैं? आपको हाई करंट डेंसिटी चाहिए, मतलब आपको करंट ज़्यादा चाहिए। टेम्परेचर लो होना चाहिए आपके टैंक का, इलेक्ट्रोलिटिक टैंक में करंट हाई और टेम्परेचर लो रखना है। और हाई कंसंट्रेशन ऑफ मेटल इन इट्स इलेक्ट्रोलाइट, कि वो इलेक्ट्रोलाइट लेना है। इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जिसमें से वो सब्सटेंस जिसका सोल्यूशन जब हम एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं वाटर के अंदर, तो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी इजीली कंडक्ट हो सके, पास हो सके। तो इलेक्ट्रोलाइट ऐसा लेना है, क्योंकि हमें हाई करंट डेंसिटी चाहिए, तो हमें इलेक्ट्रोलाइट ऐसा चाहिए जिसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ मेटल हो। यानी कि वो मेटल
जिसको आपने डिपॉजिट कराना है। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल जिंक प्लेटिंग कर रहे हैं स्टील के ऊपर, अगर आपने स्टील के ऊपर जिंक की प्लेटिंग करनी है, जिंक मेटल की, तो जिंक की कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ज़्यादा होनी चाहिए। क्लियर। उसके बाद है, हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, एग्जाम्पल के तौर पे जिंक प्लेटिंग। राइट साइड पे देखें। अब जिंक प्लेटिंग क्या होती है? जिंक प्लेटिंग यानी कि वो मेटल, यानी कि जिंक एक मेटल है, अब उसको अनोड पे रखेंगे। जिंक प्लेटिंग ऑन स्टील, अब स्टील के ऊपर प्लेटिंग करनी है, इज डन बाय यूजिंग जिंक मेटल एज एनोड। जिंक मेटल को हम कहाँ रखेंगे? अनोड के तौर पे रखेंगे। और जो स्टील है जिसकी हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, यानी जिसके ऊपर हमने जिंक की कोटिंग करनी है, उसको हम कैथोड पे रखेंगे। अब इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज हो रहा है? सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम जिंक साइनाइड। मैंने अभी कंडीशंस में बताया है कि इलेक्ट्रोलाइट ऐसा होना चाहिए जिसमें मेटल की कंसंट्रेशन हाई हो, यानी कि जिंक मेटल की कंसंट्रेशन हाई हो। अब यहाँ पे मेटल यूज हो रहा है पोटेशियम साइनाइड K2ZnCN4। ये कम्प्लेक्स कंपाउंड है, यानी पोटेशियम जिंक साइनाइड विद लिटिल सोडियम साइनाइड, और विद लिटिल हम सोडियम साइनाइड को यूज कर रहे हैं। अब स्टील ऑब्जेक्ट इज मेड कैथोड, हमें पता है कि जिसकी हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है उसको हमने कैथोड पे रखा है, तो स्टील को हमने कैथोड पे रख दिया है। अब ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, जैसे ही आपने इलेक्ट्रोलाइसिस कराई यानी करंट पास कराया, जिंक एट एनोड एंटर्स द सोल्यूशन। अब आपने करंट पास करवाया, नोड पे ऑक्सीडेशन हो गई, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, जिंक अनोड पे जो है वो इंटर द सोल्यूशन एज जिंक आइन Zn+2 आइन विच आर डिपॉजिटेड एट कैथोड। फिर वो स्टील के ऊपर जाकर, कैथोड के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाएंगे। अब ये आए कहाँ से? यानी इलेक्ट्रोलाइट आयनाइज एज फॉलोज, इलेक्ट्रोलाइट ऐसे आयनाइज होगा। अब जो पोटेशियम जिंक साइनाइड आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है उसकी आयनाइजेशन हो गई है, और पोटेशियम आयन और जिंक साइनाइड आयन बन गए हैं, यानी कि पोटेशियम आयन्स बन गए और जिंक साइनाइड आयन्स बन गए, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, यानी 2K पॉजिटिव और ZnCN4-2 और जिंक साइनाइड आयन बन गया। अब जिंक साइनाइड की फर्दर आयनाइजेशन हुई है और जिंक आयन Zn+2 आयन और साइनाइड आयन्स बन गए हैं। अब ये जो जिंक आयन Zn+2 आयन, ये मतलब जिंक की हमने देखा है कि ऑक्सीडेशन हुई है एट एनोड, एनोड के ऊपर हमने देखा कि जिंक मेटल था जिसकी हमने प्लेटिंग करवानी है, वहाँ उसकी ऑक्सीडेशन हुई, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए और Zn+2 और +2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब कैथोड पे क्या हो रहा है कि जिंक आइंस जो Zn+2 आइंस हैं वो कैथोड पे चले गए और वहां जाके उन्होंने रिडक्शन कर दिया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके Zn जिंक मेटल ऑब्टेन हो गया हमें, जो प्योर जिंक मेटल ऑब्टेन हुआ है वो जाके स्टील के ऊपर यानी कैथोड के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहा है, स्टील के ऊपर जाकर डिपॉजिट हो रहा है। इस तरह से स्टील की इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गई, यानी कि एक वो प्रोसेस जिसमें एक मेटल दूसरे मेटल के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो ये थी जिंक प्लेटिंग के किस तरह से, ये था इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और इसमें हमने देखी जिंक प्लेटिंग कि किस तरह से एक मेटल दूसरे मेटल के ऊपर जाकर डिपॉजिट होता है, यानी कि वो मेटल जिसको आपने डिपॉजिट करवाना है उसको आपने एनोड पे रखना है, और जिसकी प्लेटिंग करनी है, जिसकी आपने प्लेटिंग करनी है जैसे कि स्टील के ऊपर आपने जिंक की प्लेटिंग करनी है तो उसको आप रखेंगे कैथोड पे। यही होता है कि ये इसलिए किया जाता है कि एक मेटल को दूसरे मेटल के थ्रू प्रोटेक्ट किया जाता है, यानी प्रोटेक्टिव लेयर लगाई जाती है ताकि वो ज़्यादा टाइम के लिए मतलब चीज़ जो है ठीक रह सके, वो मेटल जो है ठीक रह सके, उसको ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ किया जा सके, इसलिए ये प्रोसेस यूज़ करते हैं। जैसे हमारे घरों में बर्तन भी होते हैं, स्टील के बर्तन होते हैं, सो समटाइम्स वो स्टील के ही होते हैं, लेकिन समटाइम्स जो है उनके ऊपर कोई ना कोई प्लेटिंग हुई भी होती है, यानी किसी और मेटल की, जैसे टिन की या प्लैटिनम की या एल्यूमिनियम की, किसी और मेटल की प्लेटिंग हुई हुई होती है ताकि उसको ड्यूरेबल किया जा सके, यानी उसको ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ किया जा सके, और वो थोड़े से फिर एक्सपेंसिव भी होते हैं। ऐसे मतलब बर्तन जो हम लेते हैं जो स्टील के हों वो कम एक्सपेंसिव होते हैं, और जिनके ऊपर कोई प्लेटिंग हुई भी हो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो ये होती है प्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के एक मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर डिपॉजिट कराना, और जिस मेटल को आपने डिपॉजिट कराना है उसको एनोड पे रखना है, और जिसकी प्लेटिंग करनी है, जिसके ऊपर प्लेटिंग करनी है जैसे स्टील हो गया, उसको कैथोड पे रखना है। और इस केस में जिंक प्लेटिंग में वो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ की है जिसके अंदर जिसकी प्लेटिंग करानी है उसकी उन आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, जैसे कि हमने यहाँ पे यूज़ किया पोटेशियम जिंक साइनाइड। पोटेशियम जिंक साइनाइड की हमने आयनाइजेशन भी देखा है, पोटेशियम आयन्स और जिंक साइनाइड आयन बने हैं। फिर पोटेशियम आयन जो जिंक साइनाइड आयन बने हैं ना,
वो जिंक साइनाइडाइन जो है उनकी आयनाइजेशन हो जाएगी और जिंक आयन और साइनाइड आयंस बनेंगे। ये जिंक आयन जाकर कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होते जाएंगे, मतलब हमारे इलेक्ट्रोलाइट से भी इतने सारे आयंस मिल जाएंगे जो जाके डिपॉजिट होते रहेंगे। और ऑक्सीडेशन एनोड पे होती है यानी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे रिडक्शन होती है यानी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हमें प्योर जिंक मेटल मिल जाएगा जिसकी हमने प्लेटिंग करा देनी है। सो दिस इज कॉल्ड जिंक प्लेटिंग। और ये जो साइनाइड आयन बने हैं ना, ये ना मतलब साइनाइड आयंस एक्सट्रीमली टॉक्सिक होते हैं। ये अवेयरनेस बता रही हूँ कि ये एक्सट्रीमली टॉक्सिक होते हैं। वो सोल्यूशन जिनमें साइनाइड आयन होते हैं मस्ट नॉट बी ड्रॉप्ड इनटू द रिवर एंड स्ट्रीम्स। मतलब जो साइनाइड आयंस है ना जो बने हैं, यानी कि जिंक आयन तो जाकर डिपॉजिट हो गए, साइनाइड आयन बच गए। अब ये साइनाइड आयन इतने एक्सट्रीमली टॉक्सिक है कि इनको रिवर्स और स्ट्रीम्स वगैरह में नहीं फेंकना। मतलब ये बहुत स्वेयर वाली पोल्यूशन कॉज करेंगे। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग फिश एंड अदर एनिमल्स। मतलब कि इन साइनाइड आयंस को अगर आपने रिवर्स या सी या स्ट्रीम्स में डाल दिया तो ये बहुत स्वेयर वाली पोल्यूशन कॉज करेंगे, वाटर पोल्यूशन। और वो जो वाटर एनिमल्स होंगे या फिश होगी वो मतलब उनकी डेथ हो सकती है। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट टिन प्लेटिंग। जिंक में जिंक का सिंबल है Zn। इस तरह टिन का जो है सिंबल है Sn, क्योंकि टिन का दूसरा नेम जो है स्टेनिक है। स्टेनस का यहाँ पे स्टेनिक यूज होगा, ठीक है। तो इसलिए उसका दूसरा सिंबल जो है टिन का सिंबल जो है Sn है, मतलब Ti नहीं है, क्योंकि इसका दूसरा नाम स्टेनस है। अब टिन प्लेटिंग में क्या हो रहा है कि फूड केन्स, जितने भी फूड केन्स होते हैं वो बने हुए होते हैं टिन प्लेटेड होते हैं, यानी कि स्टील के ऊपर टिन की डेपोजिशन हुई हुई होती है। टिन प्लेटेड होते हैं जितने भी फूड केन्स होते हैं। जैसे कि हम ड्रिंक्स जितनी भी हैं उनके टिन अगर लेते हैं, जैसे कोला ड्रिंक्स मिलते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स या स्प्राइट वगैरह, ये जितने भी टिन होते हैं ये सब बने हुए होते हैं, यानी इनके ऊपर टिन प्लेटिंग हुई हुई होती है। अब इस केस में इलेक्ट्रोलाइट, जिंक प्लेटिंग में इलेक्ट्रोलाइट यूज हो रहा था पोटाशियम जिंक साइनाइड, ये राइट साइड पे देख लें। यहाँ अब इलेक्ट्रोलाइट यूज हो रहा है स्टेनस सल्फेट यानी Sn। मैंने बताया था ना कि कंडीशन में कि ऐसा इलेक्ट्रोलाइट यूज करना है जिसके अंदर जिस मेटल की डेपोजिशन करानी है या प्लेटिंग करानी है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो। जैसे जिंक प्लेटिंग में पोटाशियम जिंक साइनाइड में जिंक की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसी तरह टिन प्लेटिंग में टिन की कंसंट्रेशन ज्यादा है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे यूज हो रहा है SnSO4 स्टेनस सल्फेट एज अ इलेक्ट्रोलाइट। और इसमें हम थोड़ा से फ्यू ड्रॉप्स जो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के डालेंगे। वो इसलिए डालते हैं ताकि ये जो स्टेनस सल्फेट है, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी हाइड्रोलाइसिस ना हो जाए। हाइड्रोलाइसिस होती है यानी ब्रेक डाउन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ब्रेक डाउन ना हो जाए, हाइड्रोलाइसिस ना हो जाए। अब इलेक्ट्रोलाइट कैसे आयनाइज हो रहा है कि स्टेनस सल्फेट की आयनाइजेशन हो रही है। जैसे वहां पे पोटाशियम जिंक साइनाइड की हुई थी, लेकिन वहां पे पोटाशियम आयन और जिंक साइनाइड आयन था। जिंक साइनाइड आयन भी दो चीजों का कॉम्बिनेशन था, इसलिए उसकी दोबारा आयनाइजेशन हुई थी, जिंक और साइनाइड आयन बना था। तो यहाँ तो ऑलरेडी वहां तीन तीन एलिमेंट्स कह लें, यहाँ पे जो है दो है स्टेनस और सल्फेट, यानी कि एक पॉजिटिव आयन बन जाएगा स्टेनस Sn+2 और SO4-2 सल्फेट आयन बन जाएगा। तो एनोड पे हमें पता है ऑक्सीडेशन हो रही होती है यानी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है। तो ये स्टेनस जो है एनोड के ऊपर जो मेटल हमने लिया हुआ है वहां पे उसकी ऑक्सीडेशन हुई यानी Sn+2 आयन बने और 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए। अब ये आयन जो है इलेक्ट्रोलाइट से मूव करते हुए कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे और कैथोड पे जाके इनकी रिडक्शन हो जाएगी यानी इलेक्ट्रॉन एडिशन हो जाएगी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और हमें टिन मेटल मिल जाएगा। यहाँ पे Sn जो है हमें टिन मेटल मिल गया जो कि प्योर होगा और फिर वो प्लेट इलेक्ट्रोप्लेट हो गया स्टील के ऊपर। सो दिस इज कॉल्ड टिन प्लेटिंग। ये जो जितने भी फूड केन्स होते हैं ना, यानी कि ये जो कोका कोला ड्रिंक्स होती हैं, जितने भी टिन्स होते हैं ना, टिन फूड केन्स जिनको टिन बोलते हैं, यानी कि आपने देखा होगा कि फ्रोजन वेजिटेबल्स भी मिलती हैं, बहुत कुछ मिलता है जो टिन में होता है। फ्रोजन वेजिटेबल यानी कि मटर का सीजन नहीं है तो आप फ्रोजन पीज ले सकते हैं या फ्रोजन वेजिटेबल्स ले सकते हैं या आप कॉकटेल ले सकते हैं। ये फ्रूट, अगर आपने फ्रूट सैलेड बनाना है तो आप उसमें कॉकटेल डालते हैं यानी कि फ्रोजन फ्रूट डालते हैं, वो टिन में होता है। तो वो टिन जो होता है उसके ऊपर टिन की इस ये वाली ये देखेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग हुई भी होती है यानी स्टील के ऊपर टिन प्लेटिंग हुई भी होती है। वरना तो अगर स्टील या आयरन जो है अगर हम उसको एज इट इज यूज कर लेना तो वो हमारे फूड को पॉइजनस बना देते हैं। तो हम उसको एज इट इज यूज नहीं कर सकते जब तक कि हम उन टिन्स की प्लेटिंग ना कर लें, टिन प्लेटिंग ना कर लें। तो टिन जो है पॉइजनस नहीं है, ये नॉन पॉइजनस है और ये प्रिवेंट कराइन यानी कि ये जंग लगने से भी बचाता है, उस आयरन या स्टील केन को जंग लगने से भी बचाता है। इसलिए हम टिन की प्लेटिंग करते हैं जितने भी फूड केन्स होते हैं उनके ऊपर, क्योंकि ये टिन जो होती है नॉन पॉइजनस होती है
और ये हम स्टील और आयरन को एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिर फूड के साथ रिएक्ट करके, क्योंकि फूड में ऐसे केमिकल्स भी होते हैं, वो फूड के साथ रिएक्ट करके टॉक्सिक सब्सटेंसेस बना देगा, यानी कि हमारे लिए कैंसीरियस और डिफरेंट डिजीज हमें हो सकती हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए उन फूड केन्स की टिन प्लेटिंग करनी पड़ती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्रोमियम प्लेटिंग। जैसे कि हम जिंक प्लेटिंग और टिन प्लेटिंग डिस्कस कर चुके हैं, अब हम डिस्कस करने लगे हैं क्रोमियम प्लेटिंग। सिंस क्रोमियम मेटल डज नॉट अडेयर स्ट्रांगली टू द स्टील, जो क्रोमियम मेटल होता है वो जो है स्टील के साथ स्ट्रांगली डिपॉजिट नहीं होता, तो उसके लिए पहले स्टील के ऊपर किसी और मेटल की प्लेटिंग करनी पड़ती है, यानी कि कोई और मेटल कॉपर हो सकता है, निकल हो सकता है, कोई भी और मेटल की प्लेटिंग करके फिर उसके ऊपर क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है। फिर जो है क्रोमियम स्टील के साथ स्ट्रांगली एडहेयर कर जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड, जैसे कि हमने जिंक प्लेटिंग में देखा कि जिंक प्लेटिंग में इलेक्ट्रोलाइट यूज हो रहा था, पोटेशियम जिंक साइनाइड। और हमने कंडीशंस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग में देखा कि हमने ऐसा इलेक्ट्रोलाइट यूज करना है जिसके अंदर हमारे प्लेटिंग मेटल की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। तो हमने जिंक प्लेटिंग में हमने पोटेशियम जिंक साइनाइड यूज़ किया। फिर जो जिंक आयंस हमें आयनाइजेशन से या इलेक्ट्रोलाइसिस से मिले थे, हमने उन जिंक आयंस को कैथोड के ऊपर डिपॉजिट कराया था, तो जिंक की प्लेटिंग हो गई थी। इसी तरह टिन प्लेटिंग में हमने टिन सल्फेट यूज़ किया, स्टेनस सल्फेट यूज़ किया। स्टेनस सल्फेट या स्टेनस सल्फेट की इलेक्ट्रोलाइसिस हुई या आयनाइजेशन हुई और हमें स्टेनस आयन या टिन आयंस मिले। हमने उन स्टेनस आयन की कैथोड के ऊपर डेपोजिशन कराई, कैथोड पे स्टील था, स्टील के ऊपर डेपोजिशन करा दी, टिन प्लेटिंग हो गई। अब हम देख रहे हैं क्रोमियम प्लेटिंग। क्रोमियम प्लेटिंग जो है, हमने ये देखा कि स्टील के ऊपर क्रोमियम डायरेक्टली स्ट्रांगली एडहेयर नहीं होता, स्ट्रांगली डिपॉजिट नहीं होता, यानी कि उसकी कोटिंग फिर वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती, वो जल्दी उतर जाएगी और मतलब जंग वगैरह लग सकता है, करैयन हो सकती है। तो उसके लिए हमें पहले जिंक के ऊपर किसी और मेटल जैसे निकल हो गया, कॉपर हो गया, उसकी डेपोजिशन करानी पड़ी, फिर उसके ऊपर जो है क्रोमियम को अडेयर करना पड़ा। और इलेक्ट्रोलाइट इस केस में यूज हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट यूज हो रहा है क्रोमियम सल्फेट, यानी कि क्रोमियम प्लेटिंग कर रहे हैं तो क्रोमियम का होना इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ज़रूरी है। वो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया जाता है जिसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा हो, तो उस प्लेटिंग मेटल की कंसनट्रेशन जिसमें ज़्यादा हो। तो इलेक्ट्रोलाइट हम क्रोमियम सल्फेट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। और जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेटल है जैसे कि क्रोमियम जो है उसको हम एनोड पे रखेंगे और क्रोमियम सल्फेट को एज इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हैं। और क्रोमियम सल्फेट के अंदर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के डाले जा रहे हैं। वो इसलिए डाले जा रहे हैं ताकि जो है इलेक्ट्रोलाइट की हाइड्रोलाइसिस ना हो सके। तो इलेक्ट्रोलाइट इस तरह से आयोनाइज हो रहा है क्रोमियम सल्फेट, उससे क्रोमियम आयन और सल्फेट आयंस मिले। हमें पता है कि एनोड के ऊपर अब तक हम देखते हुए आ रहे हैं, अब तक तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे रिडक्शन होती है। एनोड पे क्रोमियम आयंस जो हैं, जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेटल है जिसकी हमने स्टील के ऊपर प्लेटिंग करनी है, उसकी एनोड पे ऑक्सीडेशन हो गई, यानी उसमें से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए। क्रोमियम से 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं वैलेंस शेल से, तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन हुई, Cr+3 आयंस बने और 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए। ये जो क्रोमियम आयंस है वो इलेक्ट्रोलाइट में से पास होते हुए डिपॉजिट हो जाएंगे कैथोड के ऊपर, और कैथोड पे जाके क्रोमियम आयंस की रिडक्शन हो गई, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए थे इलेक्ट्रिक करंट पास करने से, वो इलेक्ट्रॉन्स क्रोमियम आयंस में ऐड हो गए, यानी कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। यहाँ पे रिडक्शन हो गई और क्रोमियम एटम मिल गया, क्रोमियम मेटल मिल गया। जो क्रोमियम मेटल हमें मिला है वो जाके स्टील के ऊपर डिपॉजिट हो गया, कैथोड पे डिपॉजिट हो गया और इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गई है। जो क्रोमियम प्लेटेड स्टील है, यानी कि वो स्टील जिसके ऊपर क्रोमियम की प्लेटिंग हुई हुई है, उस स्टील को हम यूज करते हैं ऑटोमोबाइल पार्ट्स के लिए। यानी ऑटोमोबाइल पार्ट्स होते हैं जो गाड़ियों में यूज किए जाते हैं, किसी भी ट्रांसपोर्ट में यूज किए जाते हैं, उनके अंदर जो स्टील यूज हो रही है उसके ऊपर क्रोमियम की प्लेटिंग हुई हुई होती है। ये होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग देखी कि एक मेटल को दूसरे मेटल पे डिपॉजिट करना, उसको ड्यूरेबल करना या यूज के काबिल बनाना ताकि वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए यूज हो सके, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। हमने जिंक प्लेटिंग देखी, क्रोमियम प्लेटिंग देखी, टिन प्लेटिंग देखी। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होते हैं।